हाँ जी, पहले आपके डाउट्स ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। बताएं डाउट्स के कौन से सवाल हैं। शायद आसान था, ये वाला असाइनमेंट है ना, आसान था। एक मिनट। 64, 67, 56, यश आप आगे आ जाएंगे फटाफट, यहाँ पे आ जाएंगे, वैसे वैसे कह रहा हूँ, यहाँ बैठते हैं। 74, 64 हो गया है। दैट्स इट, आप निकल के आए। 60, 66 देखने में अच्छा लगा आपको? नहीं, मैं आपसे हुआ नहीं। 69, दैट्स इट, आप भी कर रहे हैं बेटा? ठीक। हाँ, जितने डाउट है इसका मतलब बाकी जो बैठे हैं इनके अलावा बाकी सब सवाल हो गए हैं उनसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में बोला गया, एक स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर separates air and this glass. स्फेरिकल सरफेस आपको ये नहीं बता रखा कन्वेक्स है कि कनकेव है, यह बता रखा है स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 1.5 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन ग्लास। ग्लास में मतलब इस साइड ऐसा होगा, इस साइड एयर आपकी, इस साइड ग्लास है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है आपका, लेट से कहीं पे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट P इज प्लेस्ड इन एयर, P पॉइंट पर एक आपका ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी रियल इमेज बन रही है ग्लास में एट अ डिस्टेंस Q, लेट से सम Q पॉइंट आपका है ये, और लाइन PQ कट्स द सरफेस एट पॉइंट O पे कट कर रही है लाइन, और PO और OQ बराबर है, PO और OQ बराबर हैं। आपको निकालना क्या है, द डिस्टेंस PO इज इक्वल्स टू, जो PO डिस्टेंस है ये कितना होगा। लैंग्वेज मुश्किल है, सवाल आसान है, बताएं कैसे अप्रोच करेंगे। आज आज तो ठीक है, कल से ये रूल है कि आफ्टर 8:10 एंट्री विल नॉट बी अलाउड। हाँ, वो 10 मिनट का मार्जिन मैंने इसलिए दिया है कि वो मिट्टी डालें या आपकी स्कूटी खराब हो जाए, या जो भी रीजंस हैं वो सारे रीजंस कंसिडर करने के बाद 10 मिनट का गैप है आपके पास, है ना। आप वहां पे बोलेंगी 5 मिनट पहले छोड़ें आपको, ठीक है। 8:10 के बाद भले ही हो सकता है आपका जेन्युइन रीजन हो, कोई बात नहीं है, बट वो एज सिस्टम डेवलप करने के लिए मैं करना पड़ रहा है मेरे को, तो 8:10 के बाद किसी की एंट्री अलाउ नहीं है, चाहे कोई भी हो फिर, ठीक है ना। मैनेज करें आप उन चीज़ों को, और फिर नहीं कर पाए तो फिर आप आए मत, वीडियो देख के काम चलाएं। हाँ जी, कैसे अप्रोच करेंगे बताइए। आपका हो गया था ये, 2 दिन पहले किया था तो वो एवेपोरेट हो गया। यार सिंपल सा फॉर्मूला बेस, इसमें क्या फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला है N2/V माइनस N1/V इक्वल टू N2 - N1/R, ठीक है। हाँ जी बेटा, N1/U। आपका लेट से ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो ये भी x रहेगा क्योंकि बराबर है दोनों। N2 कितना दे रखा है, N2 इज 1.5, 1.5 अपॉन V को मैंने प्लस x मान लिया, माइनस N1 इज 1, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सॉरी U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ माइनस x पुट कर दूं, है ना, विद साइन पुट करना है तो माइनस x पुट कर दिया। N2 - N1, 1.5 - 1 इज 0.5 अपॉन R, इसको आप सोल्व कर लें। अब ये आपका हो गया 3/2x
माइनस माइनस प्लस 1/x 1/2r, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया आपका 5/2x 1/2r, ये कैंसिल होगा, r विल बी सॉरी x विल बी 5। इजी, ठीक। 56 हो गया आपका। इसके बाद है 64। क्वेश्चन नंबर 64, अ ग्लास कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस है आपका ग्लास का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, what should be focal length of lens if it is immersed in water? अगर ये सेम लेंस अभी एयर में है, अभी एयर में है, अगर वाटर में इमर्स कर दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम नहीं, आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसलिए बताएं क्या फॉर्मूला होता है? हाँ वही वाला। आप खड़े हो जाएंगे पीछे प्लीज। मुस्कान बताएं, पन्ने ना पलटें, बताएं इधर देख के मेरी तरफ। आप दो दो क्लास करते हैं। वन बाय एफ इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय n1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे आप पहले वाले केस में देखें, पहले वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n2 1.5 है, 1.5 माइनस 1.5, नीचे 1 ही रहेगा, और स्टार्टिंग की फोकल लेंथ आपकी 1/8 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई आपकी। जब आप इसको वाटर में इमर्स करेंगे तब क्या चेंज आएगा? ज्योतिका बताओ बेटा, क्या चेंज आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूले में कहाँ पे चेंज आएगा? n1 में सराउंडिंग चेंज हो गया आपका। तो आप लेट से फोकल लेंथ 1/f मान ली, और यहाँ पे ये 1.33 दे रखा है, तो 4/3 है बेसिकली ये। तो n2 इज सेम 3/2, और वो आपका 4/3 है, अपॉन 4/3 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। बताएं, ठीक बनाइए इक्वेशंस। डिवाइड करते दोनों को, डिवाइड करने पे क्या होगा? ये वाला टर्म कट जाएगा। सेकंड वाली कैसे आई आपकी? जो आपका लेंस है वो आपने वाटर में इमर्स किया है, और वाटर की जो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 या 4/3 है। तो n1 इज दिस, n2 रिमेन्स सेम 1.5 या 3/2। ये आपका n2 माइनस n1 अपॉन n1 ऐसे ही आपका है। डिवाइड कर दें, वहां से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8/f। इसको सोल्व कर लें, वो कटेगा, आपका f आ जाएगा। कर लेंगे, ठीक, नोट कर लें, हिंट ये आपका है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहां से इस वाले टर्म की वैल्यू निकाल लें, उसको वहां पुट कर दें, या फिर डिवाइड कर दें, सेम बात है। 64 डन। क्वेश्चन नंबर 66, इस चैप्टर का आपका टेस्ट रहेगा संडे को, संडे तक खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, और संडे को टेस्ट रहेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट। हाँ जी, पूरे चैप्टर का रहेगा, क्योंकि बहुत स्लो चले हैं हम, और साथ साथ किया है हमने केमिस्ट्री। हाँ जी डन, लिख लेना।
देखिए एक्चुअली होता क्या है, आप लोग शायद ऐसा करते होंगे, जो चैप्टर चल रहा है ना उसको बहुत लाइटली लेते होंगे, जिसका टेस्ट आ रहा है आपका उसको थोड़ा सीरियसली लेते होंगे, तो उसलिए फिर आपका जो प्रेजेंट है वो गड़बड़ हो जाता है। फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट को खराब नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर आपका 66, पोस्टपोन करना है क्या या संडे को ठीक है? चलो बाद में बात करते हैं इसकी। कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P इज इमर्ज्ड इन वाटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर P है, इसको वाटर में इमर्ज किया गया है, तो पावर कैसे चेंज होगी? ये पावर जो P है ये तब की है जब वो एयर में है, अगर वाटर में रख दिया तब पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। बताएं क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, चेक कर लेते हैं। 1/f=n2 - n1/n1, 1/r1 - 1/r2 है। तो आप जब वोटर में लेके आएंगे तो फर्क कहाँ पड़ेगा? n1 पे फर्क पड़ेगा। इस वाले टर्म को अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो n2/n1 - 1, और 1/f क्या होता है? पावर होता है। तो ये वाला टर्म तो दोनों केस में कांस्टेंट है, क्योंकि आपके आर चेंज नहीं हो रहे। चेंज क्या हो रहा है आपका? सराउंडिंग। सराउंडिंग यहाँ पे n1 वोटर हो गया, अगर एयर था पहले अब वोटर हो गया, तो आप बताएं P घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका n1 बढ़ गया है। पहले 1 था n1, अब 4/3 हो गया है, तो n1 बढ़ने से पावर घटेगी, पावर विल डिक्रीज। हाँ जी बेटा, 67 डन। किसी और का डाउट है? नहीं। 69। हाँ जी, 67। 67 में देखें आप क्या हो रहा है, आपका लेंस है वो अलग अलग 3 मीडियम से बनाया गया है। जैसे हमने बात की थी, अगर किसी आप एक लेंस को 2 हाफ में कट करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट की इमेज जहां बनानी थी वहां बनती है उसकी, भले ही आप एक रिमूव कर दो। तो इसका मतलब आपका लेंस का कोई भी पार्ट अवेलेबल होगा तो इमेज वहीं बनाएगा। यहाँ पे अगर वही ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पे जो 2 रेज आएंगी वो जैसे भी कन्वर्ज होनी है होके एक जगह इमेज बनाएंगी। सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट कहीं और बनाएगा, थर्ड वाला कहीं और बनाएगा, आपकी 3 इमेज बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 69। a plano convex lens, refractive index 1.5 है, radius of curvature is 10 centimeter, it is silvered on its plane surface। यहाँ पे सिल्वर कर दिया गया है। फोकल लेंथ बतानी है आपकी, नेट बाद में क्या होगी। फॉर्मूला क्या है आपका? हाँ जी, हाँ, P = Pm+2PL। कहाँ से आया ये? आपको बताया कि अगर दो लेंस को आप क्लोजली प्लेस्ड करते हो तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इसको 3 पार्ट्स में मैंने ब्रेक किया था, आपको ध्यान हो, है ना। आपका पहला लेंस है, फिर मिरर है, फिर लेंस है, तीनों आपके मतलब क्लोजली प्लेस्ड हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी, या फोकल लेंथ का इनवर्स ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लें। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे बताएं? R20 ले लेंगे। वंदिता, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए हम कैसे निकालें? R20, R20, R2 ∞, है ना। आपका प्लेन सरफेस है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी होगा।
तो 1/r 0 हो जाएगा, बेसिकली 1/r 0 हो जाएगा। तो आप निकालें 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 इंटू 1/r माइनस 1/infinity इज, ये 0 हो गया, ये 1/r आ गया। n2 n1 दे रखे हैं शायद, हाँ एयर ही होगा वो। 3.2 माइनस 1 इज 0.5, तो 1/2, और r दे रखा आपका 1/10, तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। जो ये आपका लेंस बना, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको उल्टा रख दूं, मान लो कि एक लेंस आपका प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, तो दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होगी क्या? अगर एक बार आपका प्लेनो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो ऐसे रखा है और एक बार ऐसे रखा है, सेम होगी? पक्का सेम होगी। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम आएगी आपकी। तो आपकी फोकल लेंथ आ गई है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट। पैरेलल रेज आएंगी तो वापस पैरेलल जाएंगी, कहीं मिलेंगी नहीं। तो अगर पैरेलल रेज जहां मिलती वो फोकल लेंथ होती उसकी, तो इन्फिनिटी में मिलेंगी। तो फोकल लेंथ सेकंड वाली जो है वो इन्फिनिटी है। अब आप यहाँ पे इसको यूज करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी उसकी पावर 0 है, तो उसकी पावर 0 हो गई। और पी एल कितनी हो जाएगी? 1/20, तो 2 इंटू 1/20/100 करेंगे, क्योंकि जब भी आप डायोप्टर में पावर निकालते हैं तो आप मीटर में पुट करते हैं। तो 20/100 करेंगे, ये आपका 10 आ जाएगा। 10 डायोप्टर इज आंसर। दे रखा है 10 क्या? सवाल कौन सा था? 69। फोकल लेंथ निकालनी है क्या? एक मिनट, हाँ ठीक है, फोकल लेंथ भी आ गई, वो 1/10 कर देंगे तो आ गई क्या? ठीक, 69 डन। 74, 74 हमने किया हुआ। वैसे अगर एक लेंस को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर ऐसे है और उसको ऐसे वर्टिकली कट करते हैं, तो फोकल लेंथ डबल होती है। लेंस आधा हुआ, फोकल लेंथ डबल होती है। अगर निकाल के देखना है तो कैसे करेंगे? पहले वाले में दोनों कर्वेचर आर और आर थे, सेकंड वाले में एक आपका आर कितना हो गया? आर रहेगा, एक इन्फिनिटी रहेगा, तो 1/infinity 0 हो जाएगा एक का। तो आपकी फोकल लेंथ सिंपली याद क्या करेंगे? जब वर्टिकली कट करेंगे तो लेंस आधा हो गया, फोकल लेंथ डबल हो गई। और सेकंड वाले केस में जब आप हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तब आपकी फोकल लेंथ नहीं बदलेगी, क्योंकि आपकी इमेज वहीं बननी है। डन। बैठ जाओ गुणित, बैठ जाओ गुणित, आप भी आ जाओ। कल का आपका होमवर्क सुन लें एक बार। 43 to 54, क्वेश्चन नंबर 42 तक पहले हो गए थे, बीच वाला पार्ट छूटा हुआ था प्रिज्म वाला, अब वो हो जाएगा। हम कर रहे थे डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कार्तिक आप बताएंगे प्रिज्म के अंदर डिस्पर्जन क्यों होता है, क्या बेसिक रीजनिंग है? रिवाइज नहीं करके आए? आप खड़े हो जाएंगे पीछे जाके। मुस्कान बताएं डिस्पर्जन का बेसिक रीजन क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। हर अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो अलग अलग बेंडिंग होती है, अलग अलग बेंडिंग के कारण आपका वो डिस्पर्ज होता है, रेज बिखर जाती हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस इज रेनबो। रीजन क्या है रेनबो बनने का? अभी आपने बताया वही है ना, डिस्पर्जन।
देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। रेनबो, क्या जब भी बारिश होती है और जब भी सन होता है, क्या हमेशा रेनबो बनता है क्या? नहीं बनता। कुछ आपकी कंडीशंस होंगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तभी आपका रेनबो बनेगा। वो कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे सन है और यहां आपकी रेन हो रही है, तो जो आपका ऑब्जर्वर है, अर्थ यहां कहीं होगी, इसके ऊपर ऑब्जर्वर रहेगा, तो वो ऑब्जर्वर, सन और रेन अपोजिट साइड होने चाहिए और सन ऑब्जर्वर की बैक साइड होना चाहिए। आप क्या लिखेंगे कंडीशंस में? सन एंड रेन आर, सन आर इन अपोजिट directions and sun at back of observer, ऑब्जर्वर की बैक साइड आपका सन होना चाहिए। कभी आपको ऐसा ध्यान में आ रहा होगी सन भी सामने दिख रहा है और रेनबो भी दिख रहा है कोई ऐसी बात ध्यान? हाँ बोल रहे हो क्या? ऐसा नहीं होगा। आप जब भी रेनबो बने अगली बार देखना कि सन उस साइड नहीं होगा जिस साइड रेनबो होगा, नहीं होगा। तो बेसिक रीजनिंग डिस्पर्जन ही है और ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। वो कंडीशन क्यों होती है वो भी देखेंगे। इसके बाद रीजनिंग में डिस्पर्जन तो बेसिक रीजन है ही है, साथ में आप लिख लें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है? ये आपका सन है, ये आपकी एक ड्रॉप मान लें, सन से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई इस ड्रॉप के ऊपर, यहां पे इस लाइट की बेंडिंग होगी, पर इसके अंदर व्हाइट लाइट के अंदर सातों कलर हैं, सातों का अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ड्रॉप, तो सातों अलग अलग बेंड करेंगी। तो यहाँ पे हम दो कंसिडर कर रहे हैं, एक ब्लू और एक रेड। सबसे ऊपर कौन सी होगी? ब्लू और रेड में से कौन सी होगी ऊपर? रेड, और यहां कहीं ब्लू होगी। उसके बाद देखें हमेशा रेनबो नहीं बनता, उसका कारण ये है कि यहां से जो दो रे गई हैं, अगर वहां से उसका TIR हो पाया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाया, तभी वो रेज आपके इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो रेज पास हो जाएंगी। तो यहां पे सन एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा तभी वो रेज TIR कर पाएंगी और तभी आपको रेनबो दिखेगा। यहां पे लेट से ये रेड है, ये ब्लू है। एग्जैक्ट आप इसको ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे एंगल बराबर करने के लिए ये रेड वाली लाइट नीचे हो जाती है और ब्लू वाली ऊपर हो जाती है। ये रेड है, ये ब्लू है, यहां से फिर से आपका थोड़ा सा बेंडिंग होगी, तो कुल मिला के रेड नीचे हो जाएगा और ब्लू ऊपर हो जाएगा। वहां पे जब टकराए हैं तो रेड ऊपर है ब्लू नीचे है, यहाँ पे उल्टा हो गया, ब्लू ऊपर रेड नीचे। ये बेसिक आपका है। TIR होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे TIR हो रहा है। अगर कोई सवाल आ जाए कि रेनबो के अंदर डिस्पर्जन होता है, होता है, रिफ्लेक्शन होता है क्या? रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि TIR तो रिफ्लेक्शन ही तो है, क्योंकि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है क्या? हाँ जी, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। डिस्पर्जन हो रहा है क्या? हो रहा है। तो आप रेनबो में देखो, रेनबो के अंदर सारे फिनोमेनन प्रेजेंट होंगे। डिस्पर्जन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। सारे फिनोमेनन आर अकरिंग इन रेनबो। क्या?
हाँ रीजन भी आ सकते हैं, बेसिक रीजन पर आप TIR बोलेंगे, अगर अगर सिंगल वर्ड आपको बताना हो तो TIR एंड डिस्पर्जन। ठीक है, अब यहां पे ये आया, बट जो आपकी आई है वहां तक ये दोनों रे एक साथ नहीं पहुंचेंगी, मतलब कहने का मतलब है, सुनेंगे ध्यान से, जो एक ड्रॉप से दो रे रिफ्रैक्ट होके आई हैं, क्योंकि वहां से डिस्टेंस बहुत ट्रेवल करना है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर और जहां से वो TIR हुआ है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर दोनों रेज के बीच में एंगल भी स्मॉल होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेज बहुत दूर हो जाएंगी, तो एक ड्रॉप से निकली हुई दोनों रेज ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच सकती हैं। आप ये कहीं नोट करना चाहें तो कर लें, क्या रेज फ्रॉम सिंगल ड्रॉप, two rays, basically two rays of different colors cannot reach to observer because distance is large. बताएं समझ में आ रहा है क्या? दूर होने के कारण दोनों रेज एक साथ नहीं पहुंचेंगी, तो जो ऑब्जर्वर को यहां दिखेगा होगा क्या, दो अलग अलग ड्रॉप हैं, यहां मैं इसको फर्दर बहुत रिफाइन नहीं बना रहा हूं, बस एक रे दिखा दी, यहां पे दो रे होंगी, ऊपर रहेगी ब्लू, नीचे रहेगी रेड, ठीक है, और जो रे आपकी यहां जाएगी उसकी ऊपर ब्लू और नीचे रेड। देख पा रहे हैं क्या ठीक से? ये आपकी ड्रॉप नंबर 1 है, ये ड्रॉप 2 है, हाँ जी, ये मेरा कहने का मतलब था, सिंगल ड्रॉप के कारण जो दो रेज हैं वो ऑब्जर्वर तक एक साथ नहीं पहुंचेंगी, अब दो अलग अलग ड्रॉप हैं, उनकी दो अलग अलग कलर की रेज एक साथ पहुंच सकती हैं, क्योंकि उनके एंगल्स और लोकेशंस डिफरेंट हैं, है ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले की रेड पहुंची और नीचे वाले की ब्लू पहुंची, तो आपको जो पैटर्न दिखेगा, ऑब्जर्वर को जो पैटर्न दिखेगा वो रेड ऊपर और ब्लू नीचे दिखेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं दूसरी? हम्म, आप कह रहे हैं किसी और की रेड ब्लू के नीचे आ जाए, पर एक बात रहेगी, देखो आप, अगर बहुत दूर से रेज आ रही हैं, है ना, तो रेड वाली हमेशा नीचे की तरफ एंगल वाले पे रहेगी और ब्लू वाली ऊपर वाले पे रहेगी, क्योंकि जो आपकी वो है उनके, ये वाली बेंडिंग तो सेम रहेगी ना, आपकी ब्लू ऊपर की तरफ उठेगी मान लो और रेड नीचे की तरफ, तो जो पॉसिबिलिटी है ऑब्जर्वर के पास वो यही है कि रेड यहां पहुंच जाए और ब्लू यहां पहुंच जाए। क्या करें? ऑरेंज और पैटर्न उल्टा बनेगा बेसिकली, क्योंकि जो वो आपके एंगल्स है ना, जैसे आपको इसमें पूरा व्यूअर बनाना चाहें आप, तो VIBGYOR, ओ रेड के ऊपर ही रहेगी, जो आपका स्टार्टिंग वाला पैटर्न है वही पैटर्न बनेगा, इसको आप एक बार ज्यादा उसमें मत जाओ एक बार, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा, सिंपली दोबारा बताता हूं एक बार, वहां पे TIR हुआ, एक ड्रॉप से आने वाली रेज एक साथ आंख पे नहीं पहुंच पाएंगी, दो अलग अलग ड्रॉप से आने वाली रेज एक साथ आंख पे पहुंच सकती हैं, तो उस केस में आपका रेड ऊपर और ब्लू नीचे हो जाएगा, तो पैटर्न है ऑब्जर्वर के लिए, पैटर्न फॉर ऑब्जर्वर विल बी रेड ऊपर और ब्लू नीचे, रेड ऊपर और ब्लू नीचे। हाँ मैं वही मैंने बताया एग्जैक्टली आपका ऐसा ही होगा कि यहाँ पे दो पार्ट में टूटेगा फिर आएगा, डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा बनाया है, मेन मैंने यहाँ समझा दिया है कि एक्चुअल ऐसे रे डायग्राम बनेगा, ये आपका क्रूड रे डायग्राम है।
तो ये आपका रेड और ब्लू का पैटर्न रहेगा ऑब्जर्वर के लिए। हाँ जी, बताएंगे, अभी बताएंगे। ये बहुत ही बेसिक सवाल है कि वो आर्क क्यों बनती है। देखो उसमें क्या होता है, सन मान लो यहाँ पे है और आप ऑब्जर्वर यहाँ पे हैं और रेन यहाँ पे हो रही है। अब देखें आप, सन से तो सारी रेज जाएंगी, अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके टीआईआर हो रहा है तो क्या नीचे भी इतने एंगल पे टीआईआर होगा, है ना। तो यहां से कौन बनेगा जिन रेज के लिए वहां पे टीआईआर होगा, और वो कोन जो बनेगा वो सर्कल बनेगा। तो जो रेनबो होता है वो परफेक्ट सर्कल होता है, लेकिन जो हमारी लोकेशन है वहां पे हमें एक आर्क दिखता है उसको। अगर आप ऊपर से देखेंगे हवाई जहाज में बैठ के तो आपको पूरा सर्कल दिखेगा। पहली बात तो समझ में आया कि सर्कल क्यों बनता है, समझ में आया। सन यहां से रेज जो देगा वो एक कोन की तरह आप मान लो, एक पर्टिकुलर एंगल पे सारी जगह टीआईआर होगा, वापस आएगा ऑब्जर्वर तक, उसको वो ऐसे दिखेगा गोल। और दूसरी बात क्या नाम है, हमें यहाँ पे आर क्यों दिखती है, क्योंकि हमारी लोकेशन रेस्ट्रिक्ट करती है पूरा देखने के लिए। अगर ऊपर से देखेंगे आप तो पूरा दिखेगा आपको। इसमें एक और बताएं कि सन अगर उस साइड है, रेन यहाँ है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो वहां भी ऐसा हो सकता है ना कि टीआईआर ना हो के बल्कि ऐसे रिफ्लेक्ट करे और साथ में ब्रेक हो जाए और अपनी आंख तक पहुंच जाए। उसमें क्या इश्यू है। नहीं, मेरा मेरा कहने का मतलब है, मैंने ये कहा फॉर एग्जाम्पल आप सन है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, रेन बीच में हो रही है, तो आपसे जो लाइट आ रही है वो भी तो उन रेन ड्रॉप से डिस्पर्स होके 7 कलर मुझे दिख सकते हैं ना। क्या करें बेटा, आइज तक आ जाए, क्यों नहीं आएगी आइज तक, अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आ जाएगी आइज तक। एक्चुअली बेसिक रीजनिंग इसका ये है, जो आपकी सनलाइट है वो बहुत ब्राइट है, इन प्रेजेंस ऑफ दैट ब्राइट लाइट वो जो आपकी फेंट कलरिंग हुई है इट इज नॉट विजिबल, है ना। वहां पे वो रेनबो हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि लोकेशन नहीं बन रही है तो रेनबो बनेगा ही ना, तो अलग ही बात है कि अगर वो एंगल की लोकेशन नहीं बन रही वैसी तो हो सकता है कि ना दिखे आपको। बट सबसे ट्रू रीजनिंग यही है कि ब्राइट कलर के अंदर आपको वो कलर्स दिखेंगे नहीं, इसलिए हमेशा सन बैक साइड रहेगा, तो टीआईआर होगा तब वो दिख पाएगा। ठीक, सनसेट के ड्रॉप्स कहां से आएंगे जिसमें आप वो करोगे, रेन हो रही है ना, आप कह रहे हैं सनसेट के टाइम पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका रेनबो सिंगल टीआईआर से फॉर्म होगा, व्हेन रेनबो इज फॉर्म्ड बाय सिंगल टीआईआर, यहाँ पे एक ही टीआईआर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, जो हमने अभी डिस्कस किया। आप या नोट बना के लिख लें, क्या प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो इज दैट रेनबो विच इज फॉर्म्ड बाय सिंगल टीआईआर। अगर सिंगल टीआईआर से फॉर्म होगा तो आपका वो प्राइमरी रेनबो कहलाएगा। सेकेंडरी रेनबो भी देखेंगे, यहां तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। क्या रिफ्लेक्शन कैसे होती है रेनबो में, जैसे यहां से ये अगर टीआईआर हो रहा है, क्या टीआईआर को मैं रिफ्लेक्शन बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इसीलिए बोला है। टीआईआर और रिफ्लेक्शन उस केस में एक ही चीज है। क्या करें, दिखेगी क्यों नहीं दिखेगी, नहीं एक ड्रॉप से नहीं, आपकी प्राइमरी रेनबो ड्रॉप्स बहुत सारी हैं, बट उस ड्रॉप के अंदर एक टीआईआर हो रहा है, उस ड्रॉप के अंदर मतलब बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, उन सब के अंदर सिंगल टीआईआर हो रहा है। अभी हम डबल टीआईआर भी देखेंगे। अभी देखते हैं, ये कह रहे हैं कभी कभी दो दो रेनबो एक साथ बन जाते हैं, बने किसी के जीवन में, आपने देखे हैं बनते हैं, दो दो लोग आ गए हैं सपोर्ट में तो सरकार बन जाएगी। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है शायद बनते हैं, अभी बहुत ध्यान तो नहीं है, हाँ शायद दो रेनबो एक साथ बन सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर लेंगे। पर अगर जो डबल टीआईआर वाला केस है
अभी देखेंगे हम, अगर वो भी बन गया और ये भी बन गया तो 2 रेनबो बन जाएंगे। यहां तो कोई डाउट? यशदीप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभी एक ड्रॉप के अंदर अगर सिंगल टीआईआर हुआ तो वो प्राइमरी रेनबो था। अब देखें, यहां पे रे गई फर्स्ट टीआईआर, सेकंड टीआईआर, और उसके बाद आपकी रे वापस बाहर आई, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, जिसमें 2 टीआईआर 2 टीआईआर होते हैं। लिख लें आप, सेकेंडरी रेनबो इज दैट रेनबो विच इज फॉर्म्ड बाय 2 टीआईआर। 2 टीआईआर से फॉर्म होता है ये आपका। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ जी, रेनबो एक ही दिखेगा, बट उसका अब जो मैकेनिज्म है उसमें आपके पास जो रे आ रही है वो 2 बार उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। दैट्स इट। हाँ, इसमें कलर का पैटर्न उल्टा होता है, आप लिख लें बेशक, कलर पैटर्न ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर इज रिवर्स ऑफ द प्राइमरी रेनबो। कलर पैटर्न इज रिवर्स ऑफ प्राइमरी रेनबो। पूछना है कुछ? हाँ जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर आपने पढ़ा है किसी ने तो बताएं क्या होता है। नहीं, बिल्कुल बात तो सही बोली है, गागर में सागर। हाँ बेटा, हाँ, टू द पॉइंट, सीधी बात। आजकल बात है ना, सीधी बात एक दोबारा से आना शुरू है। नहीं देखते आप लोग? टीवी को कौन कौन देखता है? क्या आप तो कार्टून देखते हैं शायद। और नहीं, शायद टीवी का जमाना चला गया है शायद। इवन थिएटर्स बंद होने शुरू हो गए, यहाँ पे आइनॉक्स बंद हो गया, कार्निवल बंद हो गया। क्या क्या बचा फिर? आरएन बचा और सिटी मैक्स बचा। बताओ, इतने बड़े शहर में 5 लाख पॉपुलेशन है। आरएन में तो सीट बहुत खराब है, ऐसे फटी हुई सीटें हैं। स्टार्ट हो गया? अरे यार, मूवी देखा करो, कम से कम महीने में एक तो देखी आया करो, ताकि चलता रहे आइनॉक्स। नहीं, ये तो बहुत जरूरी पार्ट है, मतलब कि घर पे उसका फील आ ही नहीं सकती मूवी की। घर पे कैसे आ सकती है? होम थिएटर में उतनी नहीं आएगी, आ जाएगी क्या? आ जाती है सेम फील? मुझे नहीं लगता आती होगी इतनी तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका बेसिकली क्या होता है? आपके पार्टिकल्स एटमोस्फियर में, वहां पे रे जब पार्टिकल से टकराती हैं तो बेंड हो जाती हैं, तो दैट बेंडिंग इज कॉल्ड स्कैटरिंग। पहले आप नोट डाउन करें। हाँ जी। हाँ हाँ, टिंडल इफेक्ट से लिखिए आप। स्कैटरिंग मीन्स स्कैटरिंग मीन्स चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स। एटमोस्फेरिक पार्टिकल से टकरा के लाइट बेंड हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्टडी कर रहे हैं फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। या आप कहें कि एयर मोलिक्यूल्स टाइप, बहुत छोटे जो हैं, बहुत छोटे जो पार्टिकल, लिख लें आप,
Scattering means change in direction of light by atmospheric particles. उसको दो पार्ट में हम कर रहे हैं, एक छोटे पार्टिकल्स से होने वाली स्कैटरिंग, एक लार्जर पार्टिकल से होने वाली स्कैटरिंग, फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स। ये आपका O2 है, O2 बहुत छोटा रहेगा, डस्ट पार्टिकल से बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस केस में जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। और यहां पे स्कैटरिंग इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ। छोटे पार्टिकल्स में वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग, और बड़े पार्टिकल्स के केस में सेम रहता है सब वेवलेंथ के लिए। बट जो डोमिनेंट स्कैटरिंग है वो स्मॉल पार्टिकल्स के कारण है। दिस इज डोमिनेंट स्कैटरिंग। अब यहां पे आप बताएं, जो आपके 7 कलर हैं, किसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी? यहां हाईएस्ट स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग इज मोर। सबसे कम कहां होगी? रेड में। वाई ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, मतलब रेड कलर के यूज करते हैं? हाँ, दूर से भी दिख जाए, लाइट स्कैटर ना हो, बिखरे ना, इंटेंसिटी सेम रहे, जहां भी डेंजर होगा तो वो रेड से बना होगा। तो आप लिख लें बेशक, वाई ट्रैफिक लाइट इज रेड, या फिर हेडलाइट्स ऑफ योर कार इज ऑल्सो रेड मेनी टाइम्स। आजकल तो दूसरी भी आ गई है, क्योंकि रेड आपका कम स्कैटर करता है। स्कैटरिंग इज लेस इन केस ऑफ रेड। वाई स्काई इज ब्लू? हाँ, सन से जो लाइट आई, सबसे ज्यादा जो स्कैटर होती है वो तो वॉयलेट होनी चाहिए वैसे, है ना, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। बट हमारी जो आईज हैं, दे आर नॉट दैट सेंसिटिव फॉर वॉयलेट एंड इंडिगो कलर, है ना। अगर हमारी आईज सेंसिटिव होती इंडिगो और वॉयलेट के लिए, तो हमें आसमान बैंगनी दिखता, वॉयलेट। अभी क्या दिखता है? ब्लू, क्योंकि आईज आर नॉट सेंसिटिव फॉर वॉयलेट एंड इंडिगो। लिख लें आप यहाँ पे, स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग इन ब्लू इज मोर, although scattering is even more in case of violet and indigo। बना के लिख लें अपने आप ही। हाँ जी, अब करते हैं उसके। स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ब्लू इज स्कैटर्ड मोर, blue is scattered more, full stop। Although violet and indigo scatter even more, but our eyes are not sensitive for these two colors। Why sky appears reddish at sunrise and sunset? बताएं। क्लोज होता है। एक्चुअली सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन हमारी लोकेशन से बहुत दूर होता है ना, और जो ब्लू था वो इतना स्कैटर हो चुका है कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गया।
है ना। तो अगर ब्लू ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गया तो इसका मतलब जो रेड था, जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम हो रही थी, एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्कैटरिंग आपको विजिबल हो गई। कर पा रहे हैं रिलेट? जैसे अगर आप कोई पोलोथीन है, ग्रीन पोलोथीन है सब्जी वाला, उसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे तो आपका वो ग्रीन जो ग्रीन कलर है वो फेंट होना शुरू हो जाएगा, है ना, कम ग्रीन दिखेगा आपको और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जब वो बहुत फैल जाएगा। तो सेम बात है, जो ब्लू है वो इतना फैल गया कि दूरी के कारण इतना स्कैटर हो गया कि आप तक आते आते ब्लू का की विजिबिलिटी नहीं है, रेड की विजिबिलिटी। लिख लेंगे अपने वर्ड्स में, लिख लें इसको। इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।